हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑथर का नाम यहाँ पर तिशानी दोशी है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे द एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। ये जो चैप्टर है ना बेसिकली डिस्क्राइब करता है ऑथर की जर्नी टू एंटार्क्टिका, द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे सदर्न मोस्ट रीजन पे एंटार्क्टिका होता है, जो कि बहुत ही ठंडी जगह है। बेसिकली ऑथर की जर्नी के बारे में बताया है एंटार्क्टिका की, जो कि सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड। ऑथर जो है वो बेसिकली पार्ट है एक स्टूडेंट्स एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज्ड, एक स्टूडेंट्स की बेसिकली एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज किया है, उसका ऑथर बेसिकली पार्ट है, ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए एंटार्क्टिका फर्स्ट हैंड और अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है और ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है नेचर पे। एंटार्क्टिका जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम डिस्कवर्ड है, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी डिस्कवरीज़ के हमें चांसेस हैं, बेसिकली स्कोप है। एंटार्क्टिका जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडीस्ट कॉन्टिनेंट। एक प्लेस वेयर ह्यूमन प्रेजेंस इज मिनिमम। यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस जो है ना बहुत मिनिमल है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नेचर के करीब है। ये वाला जो रीजन है बेसिकली कॉन्टिनेंट है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी डिस्कवरीज अभी होनी बाकी हैं। द जर्नी इज़ नॉट फिजिकल बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं थी कि वो फिजिकली वहाँ पर गई थी, बट इंटेलेक्चुअली भी थी और साथ में फिलोसफिकली भी थी, राइट। अब लॉन्ग जर्नी थ्रू द सदर्न हेमिस्फीयर, द एक्सपीडिशन बिगेन्स इन इंडिया। ये एक्सपीडिशन जो है इंडिया में स्टार्ट हुई थी और फिर 9 टाइम जोन्स पे ये ट्रैवल करना था इन्होंने। ऑथर ने ड्रास्टिक चेंजेस को ऑब्जर्व किया फ्रॉम क्राउडेड सिटीज़ टू एम्प्टी लैंडस्केप। यानी इतनी क्राउडेड सिटीज़ से उन्होंने स्टार्ट करा, एक बिल्कुल एम्प्टी लैंडस्केप पे आ गए थे। इतनी नॉइज से सिर्फ बिल्कुल शांति पे आ गए थे। दे क्रॉस द सर्दर्न ओशन विच इज़ रफ, अनप्रडिक्टेबल, सराउंडेड बाय मैसिव आइसबर्ग्स। उन्होंने सर्दर्न ओशन क्रॉस करके आए थे, जो कि बड़ा रफ, बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल था, और वहाँ पे बड़े मैसिव आइसबर्ग्स थे। बेसिकली द शिप बैटल्स, जो उनकी शिप थी उन्होंने कई सारी स्ट्रॉन्ग वेव्स से लड़े थे, मेकिंग द जर्नी वेरी एग्जॉस्टिंग एंड हम्बलिंग। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो जर्नी थी टू द एंड ऑफ द अर्थ वो काफ़ी थकावट भरी थी और बहुत ज़्यादा हम्बलिंग सी थी, राइट। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ एंटार्क्टिका, जब उन्होंने पहली बार एंटार्क्टिका को देखा तो उनके कैसा उनका फर्स्ट ग्लिम्स था, कैसा फर्स्ट एक्सप्रेशन था, कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंटार्क्टिका एक बहुत ही वाइड सा बड़ा एक्सपैंडेड एरिया लग रहा था, बहुत ही वास्ट सा जो कि था, जो कि पूरी तरीके से कवर्ड था आइस की शीट्स से, ग्लेशियर्स से और स्नो से। वहाँ पे कोई ट्रीज़, कोई बिल्डिंग्स, कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं थी, तो काफ़ी स्ट्रेंज भी लग रहा होगा, राइट। तो ऑथर बहुत ओ के अंदर थी, यानी बहुत ज़्यादा लाइक शी वाज सरप्राइज, शॉक्ड, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था देख के। ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, इनसिग्निफिकेंस उसको फील हुआ। जो कॉन्टिनेंट था वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो, आके अनटच्ड फील हो रहा था। बहुत ही एंशियंट फील हो रहा था, जैसे बहुत पुराने ज़माने का, और बहुत ही पावरफुल फील हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस नहीं थी। एंटार्क्टिका की बात करें, अ प्लेस विदाउट अ ह्यूमन पास्ट, यानी यहाँ पर कोई ह्यूमन हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करा गया कि पुराने ज़माने में जैसे हर जगह की हिस्ट्री होती है ना, जैसे अमेरिका की अपनी है, इंडिया की अपनी है, इस तरीके से एंटार्क्टिका की कोई ह्यूमन हिस्ट्री थी नहीं, क्योंकि पहले लोग रहते ही नहीं थे। यहाँ पे कोई वॉर्स नहीं हुई हैं, यहाँ पे कोई लोग आके रहे नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। It existed long before humans and may survive after humans disappear. यानी ये जो जगह है ना ये बहुत पहले से है, इनफैक्ट जब ह्यूमंस थे भी नहीं उतने पहले से है, और ये जगह तब भी रहेगी जब ह्यूमंस डिसअपियर हो जाएंगे, जब ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद भी ये जगह जो है वो सर्वाइव करेगी, मे सर्वाइव बेसिकली। The author contrasts Antarctica with other continents shaped by greed, conquest, and industrialization. Antarctica becomes a symbol of purity. Antarctica जो था वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी का सिंबल था, बैलेंस था वहाँ पर, नेचर्स ओरिजिनल स्टेट, यानी नेचर जैसा ओरिजिनली होता है वैसा, उस पर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करी ह्यूमंस ने। और नेचर जब भी खुद से प्रेजेंट है ना, उसने बैलेंस तो बना के रखना है, तो नेचर ने प्रॉपर अपना बैलेंस बना रखा था। तो ऑथर ने उनको कंट्रास्ट करा एंटार्क्टिका से कि
ग्रीड कितनी ज़्यादा थी, कॉन्क्वेस्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी है बाकी कंट्रीज़ में, है ना, बाकी कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। देन उन्होंने जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताई गोंडवाना एंड द अर्थ्स एवोल्यूशन के बारे में। ये बायो में अंदर इस हमने एवोल्यूशन पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर क्या था, द ऑथर एक्सप्लेन्स कि जो गोंडवाना है ना, एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, उसी को ही टूट कर बेसिकली सारे कॉन्टिनेंट्स बने थे। पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, जो कि अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, 650 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा था। और एंटार्क्टिका जो था उस टाइम पर गोंडवाना का ही पार्ट था, सारे ही थे। तब वहाँ पर वार्म क्लाइमेट था, फॉरेस्ट थे, एनिमल लाइफ थे। पर जैसे सेपरेशन हुई, ग्रेजुअल सेपरेशन उसका, क्योंकि वो उस एरिया में आ गया था, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग था, आइस शीट्स बन चुकी थी। स्टडिंग एंटार्क्टिका हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड अर्थ का पास्ट। उस पता है क्या है, देखो क्योंकि वो जब ऐसे सेपरेशन हुआ उसके बाद उसमें इतनी ठंड आ गई कि ह्यूमंस वहाँ पे आ ही नहीं पाए, तो डिस्टर्बेंस ही नहीं हुई। तो वहाँ पे जो पुराना पास्ट है अर्थ का वो सब छुपा हुआ है, कि पहले तो क्योंकि वो गोंडवाना का ही पार्ट था तो वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटार्क्टिका से साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट के बारे में पता चलता है, अर्थ के फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है। एंटार्क्टिका एक तरीके से, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बता रहा है, तो एंटार्क्टिका जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, एक टाइम मशीन की तरह एक्ट करता है फॉर जियोलॉजिकल स्टडी। यानी कि जियोलॉजिकल स्टडी के लिए जो एंटार्क्टिका है वो बेसिकली एक टाइम मशीन के लिए टाइम मशीन की तरह वर्क करता है, क्योंकि वो पास्ट और फ्यूचर दोनों की हमें नॉलेज देता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्दर्न ओशन, यानी कि जो सर्दर्न या साउथ का, जो वर्ल्ड का साउथ बोल रही हूँ मैं, इंडिया का सर्दर्न रीजन नहीं बोल रही हूँ। सो ऐसे इमेजिन करो, वर्ल्ड का जो सर्दर्न ओशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सर्दर्न ओशन ही ऑब्वियसली एंटार्क्टिका को सराउंड करता है। ये हमारी अर्थ है, एंटार्क्टिका कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है और उसके आसपास सर्दर्न ओशन प्रेजेंट है। उसका बहुत ही वाइटल रोल है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किस तरीके से, रेगुलेटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट, यानी पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट अक्रॉस द प्लानट, यानी प्लानट के अक्रॉस सारी हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में उसका रोल है। ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में उसका रोल है। ओशंस जो हैं, ओशन करंट्स हेल्प कंट्रोल वेदर पैटर्न्स, कार्बन बैलेंस, एनी डिस्टर्बेंस हियर अफेक्ट्स एंटायर अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। यानी कि जो ओशन करंट्स होते हैं, क्या चीज़, ओशन करंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं वेदर पैटर्न को कंट्रोल करने में, कार्बन बैलेंस को मेंटेन रखने में, और एनी डिस्टर्बेंस, अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होती है तो पूरी एंटायर अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। अब क्लाइमेट में क्या चेंज आया है, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, बेसिकली ऑथर जो है यहाँ पर अब किसकी बात करता है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है। ये बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एंटार्क्टिका है वहाँ की आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। एंटार्क्टिका जो है वो 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर को अपने पास रखता है। एंटार्क्टिका के पास 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर है और 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस प्रेजेंट है। तो अगर एंटार्क्टिका मेल्ट होता है तो कोस्टल सिटीज़ विल फ्लड, क्योंकि इतना पानी है तो जो उसके आसपास की सारी भी सिटीज़ है, कोस्टल सिटीज़ है बेसिकली, उन सब में बाढ़ आ जाएगी, फ्लड हो जाएगा। इकोसिस्टम जो है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि कितनी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो इकोसिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा और कोस्टल सिटीज़ भी फ्लड हो जाएंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और वहाँ का पानी मेल्ट हो गया तो। वहाँ की सारा बर्फ़ मेल्ट होगी, पानी नहीं मेल्ट होता। इवन दो एंटार्क्टिका सीम्स आइसोलेटेड, इट इज़ डीपली कनेक्टेड टू ह्यूमन सर्वाइवल। यानी कि आपको लगता होगा कि जो एंटार्क्टिका है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, सीम्स आइसोलेटेड, बट फिर भी वो काफ़ी डीपली कनेक्टेड है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ह्यूमन प्रेजेंस इन एंटार्क्टिका, यानी ह्यूमंस जो है सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउड है एंटार्क्टिका में जाना, एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन करने के लिए अलाउड है एंटार्क्टिका में जाना। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि पोल्यूशन नहीं किया जाता, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं चाहते ह्यूमन इंटरप्शन हो। ऑथर रियलाइज़ करते हैं कि ह्यूमंस जो है वो बेसिकली वहाँ पे एक टेम्परेरी विजिटर्स होते हैं, देखने के लिए जाते हैं। नेचर ही है वहाँ पे बेसिकली जो ट्रू ओनर है उस लैंड का, ट्रू ओनर उस लैंड का नेचर है। और सिर्फ हम तो बेसिकली ह्यूमंस एक टेम्परेरी विजिटर्स हैं जो थोड़ी देर के लिए बस देख कर आ जाते हैं, ठीक है। क्या करने जाते हैं वो बेसिकली वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च या एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन।
एंटार्क्टिका जो था फोर्सेस ह्यूमंस टू बिहेव विद डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी। बेसिकली एंटार्क्टिका फोर्स करता है ह्यूमंस को कि वो डिसिप्लिन के साथ और ह्यूमिलिटी के साथ बिहेव करें। अब आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, ये क्या है? द ऑथर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर इंटरकनेक्टेड। अच्छा, अब जो ऑथर है वो यहाँ पे बताती है कि जो भी सारे एलिमेंट्स हैं अर्थ के वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एंटार्क्टिका के अंदर होता क्या है? बेसिकली एंटार्क्टिका में ओशंस पे इफेक्ट आता है, क्लाइमेट पे अफेक्ट आता है और वो उनकी सारी लाइफ पे अफेक्ट आता है। तो जर्नी उनको क्या सिखा के जाती है कि जो अर्थ है वो इंडिपेंडेंट पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। डैमेज टू वन पार्ट हार्म्स द होल, यानी कि जो अर्थ है वो बेसिकली इसे डिवाइड नहीं कर दी गई है कि हाँ अगर अमेरिका को नुकसान होएगा तो मतलब अगर अमेरिका के साथ बुरा होगा तो अमेरिका को ही होगा। वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे ग्लोब पे उसका असर पड़ता है। तो अर्थ जो है वो डिवाइडेड नहीं है इंडिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर। अर्थ इज नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट पार्ट्स। अगर एक पार्ट को डैमेज होता है तो सारी अर्थ को डैमेज होता है। एंटार्क्टिका एज अ मिरर फॉर ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जो एंटार्क्टिका है बेसिकली एज अ मिरर फॉर ह्यूमैनिटी, यानी किस तरीके से एंटार्क्टिका रिफ्लेक्ट करता है कि एंटार्क्टिका ने क्या क्या रिफ्लेक्ट किया। देखो ह्यूमन की मिस्टेक्स क्या क्या थी, एनवायरमेंटल निगलेक्ट क्या क्या है, और बेसिकली एंटार्क्टिका दिखा रहा है ना कि ह्यूमंस ने कितनी गलतियाँ करी। अगर ह्यूमंस ये सब कुछ ना करते तो एंटार्क्टिका जितना प्योर है, जितना नेचुरल है, वैसी पूरा अर्थ होती हमारी। ऑथर ने रियलाइज़ करा कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इज़ बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रक्शन, कि हम जितना भी मैक्सिमम रिसोर्सेज कंज्यूम कर सकते हैं उतने करें। डिस्ट्रक्शन पे बेस्ड है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। जो नेचर ने बैलेंस बना रखा था उसको ओबे नहीं करती है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। तो एंटार्क्टिका एक तरीके से मिरर है ह्यूमैनिटी को चेक करवाने के लिए कि देखो आपने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, अगर आप ऐसा ना करते तो अर्थ कुछ ऐसी होती। एंटार्क्टिका रिमाइंड करता है ह्यूमन को कि क्या असल में सिंप्लिसिटी होती है, असल में बैलेंस क्या होता है, और असल में नेचर की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेचर ने किस तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ सब कुछ बैलेंस में, सब कुछ कंट्रोल में रख रखा है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑथर। अब अच्छा, ऑथर की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है इस जर्नी से? द जर्नी चेंजेस द ऑथर डीपली, यानी ये जर्नी से ऑथर के ऊपर डीपली बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बेसिकली उसको अवेयरनेस आ गई, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आ गया बेसिकली, और प्लानट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो थी उसकी बढ़ चुकी थी, यानी प्लानट के प्रति बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी अब जो ऑथर है, और वो रिस्पॉन्सिबल हो गई थी अपने एक्शन से, और उसको अवेयरनेस मिल गई थी कि क्या क्या ह्यूमैनिटी में मिस्टेक्स हुई हैं। अवेयरनेस मिली उसे, रिस्पॉन्सिबल बन गई और रिस्पेक्ट आ गई फॉर द प्लानट। एंटार्क्टिका जो था वो सिर्फ एक जगह नहीं है पर एक लेसन है जो ह्यूमंस को सीखना चाहिए, एक वार्निंग है नेचर की तरफ से कि तुमने क्या किया है। एंटार्क्टिका इज नॉट जस्ट अ प्लेस, ध्यान से सुनना, एंटार्क्टिका इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट इज़ अ लेसन एंड अ वार्निंग। ठीक है, क्या है? एक सीख है और एक वार्निंग है नेचर की। द ऑथर फील्स दैट सेविंग द प्लानट रिक्वायर्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन, यानी अगर हमें अर्थ को सेव करना है, सेविंग द प्लानट रिक्वायर्स सबका इंडिविजुअल, सब अपने आप एक्शन करें और एक कलेक्टिव एक्शन हो, यानी सब मिलकर एक्शन करें इंडिविजुअली, राइट। तो कंक्लूजन क्या है इस जर्नी से, उनको क्या सीखने को मिलता है? जर्नी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज से एंड होती है कि ह्यूमंस मस्ट रीथिंक द रिलेशनशिप विद अर्थ, कि उनका अर्थ के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में उन्हें फिर से सोचना चाहिए। एंटार्क्टिका एक बेसिकली फाइनल अनटच्ड स्पेस है, गार्डियन है, बेसिकली अर्थ के बैलेंस को शो करता है। ये जो चैप्टर है ये हमें सिखाता है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के बारे में, बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और एक सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बताता है किस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, है ना, सस्टेनेबली रहना चाहिए, यानी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ने चाहिए, और नेचर की जो लिमिट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेचर की जो हदें हैं बेसिकली उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए ह्यूमंस को अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो नेचर्स की जो लिमिट हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।